मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड इवनिंग। मैं नवनीत कुमार, हमारे YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर गुरुकुल में आपका स्वागत है। आप हमारे ब्राइट फ्यूचर को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, उस वीडियो पर कमेंट करें। आपको पता होगा कि हमारे इस चैनल पर क्लास 9th का नया बैच स्टार्ट हो गया है, जिसमें आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। लाइव क्लास, पीडीएफ, जो आप किसी भी क्वेश्चन को दोबारा से रिवीजन कर सकते हैं। तो आपके इस चैनल पे मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाऊंगा, जो कि बहुत ही बेसिक से लेकर बहुत डीप तक पढ़ाया जाएगा, जिसमें सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो बिना समय वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक पे चल रहे हैं। जो हमारे मैथ के पहले चैप्टर का टॉपिक है वो है परिमेय संख्या। हम परिमेय संख्या को ना पढ़कर सारी संख्याओं के बारे में जानेंगे, जिससे हमें सारी संख्याओं का ज्ञान हो जाएगा। सारी संख्याओं का ज्ञान होने के बाद हमें आगे चलकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में ऐसे आ जाते हैं कि क्वेश्चन दे दिया कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। अब जब तक हमें पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में के बारे में पता नहीं होगा, तब तक हम उसमें कुछ चीजें नहीं बता सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले हम उस टॉपिक को ही पढ़ लेते हैं कि जिसमें हमें कोई प्रॉब्लम ही ना हो। तो जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा? संख्या पद्धति। क्या होगा? संख्या पद्धति। इसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। इसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। तो पहले हम समझ लेते हैं सिस्टम होता क्या है। सिस्टम ये होता है कि किसी भी कार्य को करने के तरीके को हम क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। किसी भी कार्य के करने के तरीके को हम क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। अब जैसे हम पढ़ेंगे क्या? नंबर सिस्टम। तो अब हम यहाँ पे नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर के रखने के तरीके को हम क्या कहेंगे? नंबर सिस्टम कहेंगे। और अगर नंबर सिस्टम की डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि संख्या को व्यवस्थित क्रम में रखना या निरूपित करना संख्या पद्धति कहलाएगा। हमने क्या डिफिनेशन बोला कि संख्या को एक व्यवस्थित क्रम में रखना या निरूपित करना संख्या पद्धति कहलाएगा। तो समझ में आया संख्या पद्धति होता क्या है। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि संख्या कितने प्रकार की होती है। संख्या कितनी प्रकार की होती है? तो हमारी जो मेन संख्या होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियल नंबर। और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या को हम अवास्तविक संख्या भी कहते हैं। जब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों मिलकर एक सम्मिश्र संख्या बनाते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने क्या कहा कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के मिलने से सम्मिश्र संख्या बनती है। तो पहले हम पढ़ेंगे कि जो वास्तविक संख्या है वो है क्या। जो वास्तविक संख्या है वो है क्या? तो वास्तविक संख्या क्या होती है कि जिसे हम पढ़ चुके हैं। और काल्पनिक संख्या क्या होती है? जिसे हम सपोज करते हैं, अपने हिसाब से इमेज करते हैं कि अरे ये चीज होगा। ठीक है। तो वास्तविक संख्या की बात करें, जैसे अगर हो गया हम 2, 3, 4। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो वास्तविक संख्या होती है उसमें जितनी भी संख्याएं हम पढ़ेंगे वो सारी संख्याएं इंक्लूड होंगी। मतलब सारी संख्याएं आ जाएंगी। जैसे परिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया, पूर्णांक हो गया। तो कोई भी संख्या होगी वो वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएगी। और काल्पनिक संख्या में क्या होती है? जिसमें हम सिर्फ इमेजिन करते हैं ये संख्या होगी। तो पहले हम समझ लेते हैं कि वास्तविक संख्या है क्या। तो वास्तविक संख्या क्या हुई कि जिसमें हम पढ़े हैं या पढ़ेंगे कि पूर्णांक, अगर हम इसे मान भी लें, वास्तविक संख्या को हम क्या मान सकते हैं? ए। क्या मान सकते हैं? ए। ठीक है। और हम जो काल्पनिक संख्या होगी
वो आई बी के रूप में आएगा। इसमें आई बी के रूप में। एग्जाम्पल की बात करो तो जैसे आ गया -√3। -√3 एक क्या है, काल्पनिक नंबर है। फिर जाए -1, ठीक है। तो मैं -1 को जब बाहर लिखूंगा, रूट के बाहर लिखूंगा, तो इसका आएगा आई। क्या आ जाएगा? आई, सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई। तो अगर हम √1 की बात करें तो क्या आ जाएगा? आई, ठीक है। जैसे -4 आ जाए यहाँ पे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2i। मतलब काल्पनिक संख्याएं सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं किसी चीज की, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के मिलने से समिश्र संख्याएं बनती हैं। जो समिश्र संख्याएं होती हैं वो इस रूप में लिखी जाएंगी, a + ib। जो a हमारा है वो वास्तविक संख्या है, और जो ib है वो हमारा क्या है? अवास्तविक संख्या है या काल्पनिक संख्या है, ठीक है। तो इतना हम समझ लिए। आपको अच्छे समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि मैंने इतने अच्छे तरीके से आपको बताया है कि वास्तविक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे क्या? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कितने प्रकार होते हैं वास्तविक संख्या के? तो जिसमें हम पढ़ेंगे क्या? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो हम पहले परिमेय संख्या को पढ़ते हैं। परिमेय संख्या होता क्या है? परिमेय संख्या, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। अब देखिए क्या है परिमेय संख्या को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। अब इसकी डिफिनीशन अभी तक हम जो पढ़े हैं, तो ऐसी पूर्ण संख्या क्या है कि ऐसी पूर्ण संख्या, ऐसी पूर्णांक संख्या संख्या जिसे P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, लिखी जा सकती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और जहां Q डज नॉट इक्वल 0, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि अगर जो संख्या P/Q के रूप में लिखी हो, अब यहाँ पे P हमारा क्या होगा? तो P को हम अंश कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉमिनेटर, ठीक है। और Q क्या होता है? हर। तो कहने का मतलब है कि जो संख्या P/Q के रूप में लिखी हो और जहां पर Q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अगर Q हमारा 0 के बराबर नहीं है, और तभी वो हमारी संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। तो हम परिमेय संख्या फिर से देख ले रहे हैं, क्या हमने लिखा है कि परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होती क्या है? ऐसी पूर्णांक संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखी जा सकती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और जहां Q डज नॉट इक्वल क्या हो? 0। यहाँ क्या हो? Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हम कह दें, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हो गया 3/5। क्या हो गया? 3/5, जो कि 3 भी हमारी क्या है? पूर्णांक संख्या है। 5 भी क्या है? पूर्णांक संख्या है। अब देखिए, तो 3 हमारा क्या हो गया? P, और 5 क्या हो गया हमारा? Q।
अब जो कि Q हमारा जीरो नहीं है, जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए 3/5 हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। 3/5 हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। और एग्जांपल हम लेके देखते हैं, जैसे हो गया 5/9, क्या हो गया 5/9। तो यहाँ पे भी 5 हमारा क्या है, इसे हम P मानते हैं बटा 9 को क्या मानते हैं, Q। तो अब देखिए यहाँ पे जो Q की वैल्यू है वो क्या है, जीरो नहीं है, मतलब ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब एक क्वेश्चन फंसता है कभी कभी कि सर जी ये 3, जैसे सिर्फ 3 दे दिया गया, तो क्या ये परिमेय संख्या है। सर जी ये तो P/Q के रूप में लिखा ही नहीं है, आप ये क्वेश्चन करेंगे। लेकिन मैंने क्या बताया है कि ऐसी पूर्णांक संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो मैं क्या 3 के नीचे 1 लिख सकता हूं, क्योंकि 3 में 1 का भाग देने पर वही वैल्यू आएगी। तो अब देखिए ये P/Q के रूप में लिख गई, और जहां पर Q जीरो के बराबर नहीं है, तब मैं ये कह सकता हूं कि सिर्फ 3 भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। और अब देखते हैं कुछ संख्याएं रूट के अंदर लिखी रहती हैं, जैसे 4 हो गया, तो 4 हमारा क्या है, भाज्य संख्या है, इसलिए। और तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। अब जब 2 बाहर आ गया तो 2 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, जो कि क्या है, पूर्णांक संख्या है। और यहाँ पे जो 2 हुआ वो P हो गया, और जो 1 हुआ वो Q हो गया। अब देखिए यहाँ पर Q की वैल्यू भी क्या हुई, वो जीरो नहीं है, मतलब ये भी एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। हमने इतना पढ़ लिया, और देखते हैं परिमेय संख्या के बारे में, परिमेय संख्या और कैसे हो सकती है। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि संख्या जो माइनस में होगी क्या वो भी परिमेय संख्या होगी। हाँ बिल्कुल होगी परिमेय संख्या, क्योंकि हम इसके भी नीचे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, जो कि P/Q के रूप में लिखी गई है, और जहां पर Q डज नॉट इक्वल जीरो है। ठीक है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं हुई होगी इसमें। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या हुई, ऐसी पूर्णांक संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, या उसे लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और जहां Q डज नॉट इक्वल जीरो, मतलब जीरो जो Q है वो जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, और कोई भी संख्या होगी तब हमारे P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन परिमेय संख्या में सबसे ज्यादा हमें ये ध्यान देना है कि वो संख्या पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, अगर वो पूर्णांक संख्या नहीं होगी तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो परिमेय संख्या हमने पढ़ लिया, परिमेय संख्या होती क्या है। अब हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या, क्या पढ़ेंगे, अपरिमेय संख्या। तो आइए अब हम चलते हैं अपरिमेय संख्या की तरफ। अपरिमेय संख्या क्या होती है, आप देखिए यहाँ पे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, हम इसे इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। अब देखिए अपरिमेय संख्या होती क्या है, हमने तो पढ़ लिया परिमेय संख्या। अब दूसरी जो संख्या है वो क्या है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो वह संख्या, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में, Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या नहीं लिखी जा सकती है, नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। मैंने क्या बताया कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, कि वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं।
जैसे एग्जांपल में ले लिया जाए √3, क्या ले लिया जाए √3। अब इसमें ऑप्शन ये होगा कि सर जी इसके नीचे भी तो 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम लिख दिए तो ये फिर भी परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, क्योंकि जो ये रूट लगा है, √3 है, ये हमारा पूर्णांक संख्या नहीं है, तो इसलिए ये हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अगर ये पूर्णांक संख्या होती तब इसे हम अपरिमेय कह सकते थे, ठीक है, लेकिन अगर पूर्णांक संख्या नहीं है तो ये अपरिमेय संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। अब जैसे इसमें कह दिया जाए √4, सर जी ये भी तो रूट में है, लेकिन मैंने बताया है कि जब √4 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है 2। अब 2 एक क्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया, तो इसके नीचे मैं 1 मान लूंगा, इसलिए क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि सर जी रूट के अंदर कोई भी संख्या हो तो क्या परिमेय से अपरिमेय संख्या हो सकती है, तो नहीं, हमें ये देखना है कि वो संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कह दिया जाए √5, √5, जी हाँ √5 अपरिमेय संख्या है। जैसे कह दिया जाए √6, तो हाँ अपरिमेय संख्या है। √7, तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब जैसे कह दिया जाए √16, तो क्या रूट पर अपरिमेय संख्या है, जी नहीं, क्यों, क्योंकि 16 का जो वर्गमूल होता है वो 4 होता है, जब 4 बाहर आ गया तो इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। जब हम जिस वस्तु को p/q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है, इसलिए ये क्या होगी, परिमेय संख्या कहलाएगी, इसे हम अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या समझ में आया, ठीक है। अभी इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो आप दशमलव में पढ़ेंगे, तो मैं दशमलव के लिए आपका अलग टॉपिक लेके आऊंगा जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसमें पढ़ाया जाएगा और उसमें सारी चीजें समझाई जाएंगी, ठीक है। तो अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं, तो बेसिक से मैंने बताया कि बेसिक से आपको डीप की तरफ ले जाऊंगा। आप बस हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, आपको यहाँ सारी चीजें अच्छे से पढ़ाई जाएंगी। तो अपरिमेय संख्या समझ में आ गई होगी कि वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, और वो जो हमारी संख्या होगी वो पूर्णांक संख्या नहीं होगी। अपरिमेय संख्या में पाई भी आता है, क्या आता है, पाई भी हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसी में थोड़ा एक क्वेश्चन बना देता हूँ, आपको समझा रहा हूँ। जैसे एक, मुझे लग रहा है कि अगले ही बोर्ड पेपर में आया था क्लास 9th में ही, कि जो √3 है, √3 कौन सी संख्या है, √3 कौन सी संख्या है, संख्या है। ऑप्शन उसमें था वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, जो दूसरा ऑप्शन था वो था पूर्ण संख्या, और तीसरा ऑप्शन था परिमेय संख्या, चौथा था सम संख्या। अब इसको देख के बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर जी √3 तो हमें पढ़ाया गया था कि अपरिमेय संख्या होता है, अब इसमें अपरिमेय संख्या तो, अपरिमेय संख्या का तो ऑप्शन ही नहीं दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा √3, देखो मैंने बताया कि परिमेय और अपरिमेय दोनों ही वास्तविक संख्या होती है, दोनों ही क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। तो चाहे परिमेय संख्या हो या अपरिमेय हो, वो क्या कहलाएगी, वास्तविक संख्या कहलाएगी। तो इसमें जो ऑप्शन सही था वो क्या था, वास्तविक संख्या था, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो आते हैं परिमेय संख्या आती है और अपरिमेय संख्या आती है। तो चाहे परिमेय संख्या दी हो या अपरिमेय संख्या दी हो, वो वास्तविक संख्या कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, वास्तविक संख्या कहलाएगी।
इसी तरह क्वेश्चन फंस जाते हैं, तो बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा और एक्सरसाइज भी करवाऊंगा। ठीक है, तो आप घबराइएगा नहीं। ठीक है, तो हम अच्छे से पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्या का क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, अब देखिए, अपरिमेय संख्या तो हमने पढ़ लिया। अब परिमेय संख्या के भाग कितने हैं? तो देखिए, परिमेय संख्या में क्या आता है, पहले पूर्णांक संख्या क्या आती है, पूर्णांक संख्या। फिर क्या आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सॉरी, जैसे पूर्णांक संख्या तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर। क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर। फिर दूसरा भाग क्या है, भिन्न, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। और तीसरा क्या होता है, दशमलव, इंग्लिश में हम कहते हैं डेसिमल नंबर। क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर। तो जो परिमेय संख्या के पार्ट्स हैं वो कितने हो गए, तीन। पूर्णांक, जिसे हम कहते हैं इंटीजर नंबर, भिन्न, फ्रैक्शन नंबर, दशमलव, डेसिमल नंबर। ठीक है, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे सारी चीजों को। तो पहले हम क्या पढ़ते हैं, पूर्णांक संख्या। क्या पढ़ते हैं, पूर्णांक संख्या। तो आइए हम पूर्णांक संख्या होती क्या है ये चीज पढ़ते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर। अब देखिए, पूर्णांक संख्या होती क्या है। तो पूर्णांक संख्या वो होती है जिसे हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे इसकी डिफिनेशन क्या लिखेगी, जिस संख्या को जिस संख्या को संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं उसे पूर्णांक संख्या कहते उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो समझ में आया पूर्णांक संख्या क्या होती है, जिस संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब देखिए, हम किसी भी नंबर को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने कह दिया कि +3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए या उसे प्रदर्शित कीजिए, तो कैसे करते हैं। तो देखिए, जो हमारा होता है नंबर लाइन, ठीक है, तो जहां से हमारा मूल बिंदु शुरू होता है, ये जीरो शुरू होता है, तो जीरो के राइट साइड जितनी भी संख्याएं जाएंगी वो प्लस में जाएंगी, और जो लेफ्ट साइड संख्याएं जाएंगी वो माइनस में जाएंगी। ये चीज का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहां से हमारा जीरो शुरू होता है उसके राइट साइड जितनी भी संख्याएं जाएंगी वो प्लस में होंगी, और जो लेफ्ट साइड जाएंगी वो माइनस में जाएंगी। ये चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, तो आप लोग मत करिएगा। ठीक है, जैसे कह दिया जाए जीरो के बाद प्लस में क्या आता है, +1, ये आता है +1, फिर क्या होता है +2, फिर +3, फिर क्या आता है +4। तो ऐसे लेकर n संख्या तक जाती है। अब मैंने क्या बताया कि जो जीरो के लेफ्ट साइड होगा या बाएं साइड होगा वो संख्या माइनस में होगी, तो इधर हम माइनस में लेके आते हैं, -1, -2, -3, -4। ये भी आपका इनफाइनाइट तक जाएगा, n संख्या तक जाएगा। अब देखिए, हमें क्या दर्शाना था कि +3 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, तो जीरो से लेकर कहां तक गया है, +3
3 तक गया है। अब देखिए जी, हमने 3 को दर्शा दिया है, क्या कर दिया, 3 को दर्शा दिया, तो ये हमारा जो 3 हुआ वो क्या हुआ, पूर्णांक संख्या हुई। इसी तरह अगर हम -6 को संख्या रेखा पर दर्शाएं तो इसे भी हम दर्शा सकते हैं। जैसे आप देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा लेते क्योंकि यहाँ पे -4 तक था, ठीक है, तो यहाँ -4 होगा, ये -5 होगा, ये -6 होगा। तो अब देखिए, इसको हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ 0 से स्टार्ट की गई है, इसलिए ये 0 से लेकर -6 तक जाएगी। अब देखिए, ये बात ध्यान रखिएगा कि जैसे ही हम संख्या रेखा पे राइट साइड चलेंगे, वैसे वैसे ही उसकी वैल्यू बढ़ेगी, और जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड चलेंगे, वैसे वैसे उसकी वैल्यू क्या होगी, घटेगी। आप ये चीजें जरूर ध्यान दीजिएगा। जैसे अब बताया जाए आपसे कि क्या 1 से 2 बड़ा है, जी हाँ बड़ा है। क्या 2 से 3 बड़ा है, हाँ बड़ा है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि जैसे जैसे हम राइट साइड बढ़ेंगे, 0 के राइट साइड बढ़ेंगे, वैसे वैसे संख्या की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे लेफ्ट साइड बढ़ेंगे, वैसे वैसे उसकी वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी। जैसे हमने इधर बढ़ा तो 1 से बड़ा 2 हो गया, 2 से बड़ा 3 हो गया, 3 से बड़ा 4 होगा, 4 से बड़ा 5 होगा। लेकिन जैसे हम लेफ्ट साइड चलेंगे तो लेफ्ट साइड क्या होगी, संख्या छोटी होती जाएगी। अब देखिए, -1 से छोटी -2 होगी, -2 से छोटी -3 होगी, -3 से छोटी -4 होगी, -4 से छोटी -5 होगी। तो ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसमें मैं एक क्वेश्चन इसमें दे दूं, इसमें से आप क्या कर दूं, एक क्वेश्चन दे दूं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 56 और -42 में कौन बड़ा है, तो बड़ा कौन है, 56 बड़ा है, -42 छोटा है। ठीक है, क्योंकि जो संख्या माइनस में होगी वो छोटी होगी, और जो संख्या प्लस में होगी वो बड़ी होगी। अब एक क्वेश्चन ये आता है, कंफ्यूजन वाला मैं दे रहा हूँ, कि जैसे कह दीजिए -56 और 32 में कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, कह रहे सर जी 56 तो बड़ा होता है 32 से, तो इसको टिक मार देते हैं, ये सही हो जाता है। लेकिन नहीं, हमें साइन का भी ध्यान देना है, जो चिन्ह है कि प्लस का है कि माइनस का है, उसका जरूर ध्यान देना है। अब देखिए, जो 56 है ये माइनस में है, जो 32 है वो प्लस में है, इसलिए प्लस वाली संख्या बड़ी होती है और माइनस वाली संख्या क्या होती है, छोटी होती है। तो इसमें आपका जो होगा 32 बड़ा होगा किससे, -56 से, मतलब -56 से बड़ा होगा 32, और ऊपर वाले में क्या होगा, 56 बड़ा होगा -42 से। ठीक है, इतना समझ में आया पूर्णांक संख्या क्या होती है। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या आपको अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, अब देखिए, पूर्णांक संख्या के प्रकार हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक संख्या के प्रकार। तो पूर्णांक संख्या जो होती है, देखिए पूर्णांक संख्या के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। क्या होता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो पहले हम क्या पढ़ते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या। क्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या। अब इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर नंबर। क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर नंबर। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक संख्या को क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर नंबर। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक, अब देखो धनात्मक हमको पता ही चल रहा है कि जो चीजें प्लस में हो, जो चीजें क्या हो, प्लस में, उसे हम क्या कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक संख्या। जैसे हो गया एग्जांपल में +3, +2, +5, +6, ये सारी हमारी क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। और धनात्मक पूर्णांक संख्या हमेशा संख्या रेखा में 0 के राइट साइड पाई जाती है। 0 किस साइड पाई जाती है, राइट साइड। जैसे मैंने अभी आपको समझाया है कि +1, +2, +3, +4, जितने भी हमारे प्लस की संख्या होंगी वो प्लस में, मतलब संख्या रेखा के दाईं ओर जाएंगी। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा जरूर। ठीक है, तो आइए अब पढ़ते क्या हैं हम, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। क्या पढ़ते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या
इसको कहते हैं निगेटिव इंटीजर नंबर। क्या कहते हैं? निगेटिव इंटीजर नंबर। अब निगेटिव इंटीजर नंबर क्या होती है कि जो नंबर हमारी ऋण में होगी, मतलब माइनस में होगी, उसे हम क्या कहेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहेंगे। जैसे आ गया -3, -2, -4, -7, ये सारी चीजें क्या हैं? माइनस में है, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। और ये संख्या रेखा में, ये संख्या रेखा में जीरो के दाएं बाएं सॉरी बाएं साइड पाई जाती है, मतलब लेफ्ट साइड पाई जाती है। जैसे -1, -2, -3, -4, ये सारी चीजें हमारी क्या हैं? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो हमें धनात्मक पूर्णांक संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि जो संख्या प्लस में पाई जाएगी वो धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाएगी, और जो संख्या ऋण में पाई जाएगी या माइनस में पाई जाएगी वो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या पाई जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था इसमें कि पॉजिटिव इंटीजर नंबर और निगेटिव इंटीजर नंबर। तो मैं आशा करता हूं कि दोनों नंबरें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, अगला टॉपिक आपका क्या है? तो हमने क्या क्या पढ़ चुका है? वास्तविक संख्या पढ़ चुकी है, काल्पनिक संख्या पढ़ चुकी है, और वास्तविक संख्या के कितने पार्ट्स हैं जिसमें हमने पढ़ चुका है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी आपको। अब परिमेय संख्या के जो भाग हैं वो क्या है? पूर्णांक संख्या। हमने पूर्णांक संख्या भी पढ़ा कि पूर्ण संख्या, ओ ऋणात्मक पूर्णांक संख्या और धनात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ चुका है। अब देखिए मैं इसके बाद आपको पढ़ाऊंगा ये सारी चीज, जो फ्रैक्शन है, ये डेसिमल है, ये सारी चीज मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन पहले हम पूर्णांक संख्या के पार्ट्स को पढ़ते हैं धीरे धीरे, तब अगले टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम सीरियल से पढ़ेंगे, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में मैंने बताया है कि संख्या को एक व्यवस्थित क्रम में रखना या निरूपित करना क्या कहलाता है? संख्या पद्धति कहलाता है। तो हम इसी रूल को फॉलो करते हुए पढ़ेंगे। अब देखिए जैसे वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या आ गई, अपरिमेय संख्या आ गई। परिमेय संख्या में हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या पहले आती है, पूर्णांक संख्या आई फ्रैक्शन नंबर और डेसिमल नंबर। अब पूर्णांक संख्या में क्या है? तो पूर्णांक संख्या में क्या है? पूर्ण संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या और धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो हम इसके पहले पढ़ेंगे क्या? पूर्ण संख्या। क्या पढ़ेंगे? पूर्ण संख्या। ठीक है, तो हम पूर्ण संख्या पढ़ते हैं। पूर्ण संख्या है क्या? ठीक है, तो पूर्ण संख्या क्या है उसको हम पढ़ते हैं। अब देखिए, अब एक चीज और ये देख लीजिएगा आप थोड़ा सा, कि अब देखिए इसमें जीरो आता है। ठीक है, मैंने बताया क्या है इसमें क्या आता है? जीरो। ठीक है, थोड़ा सा और पीछे आते हैं ये। ठीक है, तो मैंने ये बताया कि जीरो की जो लेफ्ट साइड होती है, जीरो की जो क्या होती है? लेफ्ट साइड होती है वो माइनस में होती है, और जो राइट साइड होती है वो प्लस में होती है। लेकिन यहाँ पे एक जीरो संख्या बचती है। क्या है? जीरो है। और जो जीरो है वो ना तो धनात्मक है और ना तो ऋणात्मक है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, ये जो जीरो संख्या है वो ना तो धनात्मक होती है और ना तो ऋणात्मक होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें क्या आता है? पूर्ण संख्या। क्या आती है? पूर्ण संख्या। ठीक है, अब देखिए पूर्ण संख्या क्या है हमारा? तो पूर्ण संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर। ठीक है, अब होल नंबर क्या होता है? तो मैं इसे अपने तरीके से लिखाऊंगा कि धनात्मक पूर्णांक संख्या में, धनात्मक पूर्णांक संख्या में शून्य को शून्य को सम्मिलित
सम्मिलित कर लेने से या करने से वह पूर्ण संख्या बन जाती है। वह पूर्ण संख्या बन जाती है, या कह सकते हैं उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होती है, मैंने पढ़ाया कि 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक, और इसमें क्या ऐड करना है, शून्य। क्या ऐड करना है, शून्य। ठीक है, इसे हम क्या ऐड करना है, शून्य। ठीक है, अब देखिए होल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से। किससे करते हैं, डब्ल्यू से। इसे हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। अब एक चीज ये देखिए, थोड़ा सा बता दूं मैं थोड़ा पीछे ही। ठीक है, तो यहाँ पूर्णांक संख्या पढ़ो। ठीक है, पूर्णांक संख्या को हम जेड से निरूपित करते हैं। किससे करते हैं, जेड से। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में बता दूं आपको कि एग्जाम्पल कैसे डिनोट करेंगे, जेड इक्वल टू 1 1 2 3 -3 -5 -6 इनफाइनाइट। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा कि जो इंटीजर नंबर होते हैं इसे हम जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये मैं आपको भूल गया था बताने के लिए, लेकिन आप ये चीज याद रखिएगा। और पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से। ठीक है, तो पूर्ण संख्या समझ में आया क्या हुआ, कि धनात्मक पूर्णांक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लेने से या करने से वह पूर्ण संख्या बन जाती है। वह पूर्ण संख्या क्या होती है, बन जाती है। तो धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होती है, +1 +2 +3 +4 +5, ये इनफाइनाइट तक जाती है। और इसमें मैंने क्या सम्मिलित कर लिया, 0। तब ये क्या बन गई है, पूर्ण संख्या। क्या बन गई है, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके बेस पर मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन पहले हम सारी संख्याओं को पढ़ लेते हैं कि हमें क्वेश्चन करने में किसी तरह की कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो पूर्ण संख्या भी आपका हो गया, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब देखिए एक जीरो संख्या होती है। मैंने बताया कि जीरो ना तो पूर्णात्मक ना तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होती है और ना तो धनात्मक होती है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या होती है कि पूर्ण संख्या, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या। और अब देखिए यहाँ पूर्ण संख्या में क्या बताया गया था कि जो पूर्ण संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्या और शून्य संख्या में क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, जो प्राकृतिक संख्या, जो पूर्ण संख्या होती है वो किसमें बढ़ जाती है, प्राकृतिक संख्या में और शून्य संख्या में। ठीक है, तो इसे हम समझते हैं। ठीक है, अब देखिए। ठीक है, तो जो पूर्ण संख्या के भाग होंगे वो क्या होगा, प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या कहते हैं इसे, प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या। इसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको बताया गया था कि जो पूर्ण संख्या होती है वो कितने भागों में बढ़ जाती है, दो। एक प्राकृतिक संख्या और क्या होती है, जीरो संख्या। तो इस जीरो को अलग कर दिया गया और बाकी जो संख्याएं हैं वो क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्या। क्या कहलाएगी, प्राकृतिक संख्या। तो अब इसमें क्या हुआ कि पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या में से शून्य को शून्य को हटा देने से हटा देने से वह प्राकृतिक संख्या बन जाती है। वो क्या बन जाती है, वह प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या बन जाती है। ठीक है, अब देखिए पूर्ण संख्या क्या थी कि 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से जीरो को हटा दूं तो हमारे पास क्या बचेगा,
हमारे पास क्या बचेगा, 1 2 3 4 5, इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, अगर इसकी हम सिंपल से डिफिनीशन कहें तो किसी भी चीज को गिनने से जिस संख्या का यूज हम करते हैं या प्रयोग करते हैं उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। फिर से मैं बता दूं कि किसी भी वस्तु या किसी भी चीज को गिनने में जिस संख्या का प्रयोग करते हैं उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। कोई वस्तु कैसे स्टार्ट करते हैं, आप कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे काउंट करते हैं। तो ये हमारी संख्या क्या कहलाएगी, प्राकृत संख्या कहलाएगी। और एक चीज कि प्राकृत संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से। किससे डिनोट करते हैं, इससे। हम यहां पे लिख ले रहे हैं कि प्राकृत संख्या को, प्राकृत संख्या को, संख्या को एन से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन से। ठीक है, एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो एन इक्वल टू हम लिख सकते हैं, एन इक्वल टू 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या भी समझ में आ गई होगी आपको। प्राकृतिक संख्या क्या होती है कि पूर्ण संख्या में से शून्य को हटा देने से वह प्राकृत संख्या बन जाती है। या तो कह सकते हैं कि किसी वस्तु को गिनने में जिस संख्या का प्रयोग करते हैं उस संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। आपको कोई डाउट, कोई डाउट हो तो बता दीजिए। ठीक है, मैं उसको फिर से समझा दूंगा आपको। प्राकृत संख्या समझ में आई। अब देखिए प्राकृत संख्या में क्या क्या आता है। ठीक है, प्राकृत संख्या में क्या क्या आता है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सारी चीजें आती है ना। तो प्राकृत संख्या में क्या क्या आएगा, विषम संख्या, सम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं कि विषम संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है। ठीक है, तो पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, इस विषम संख्या। क्या पढ़ेंगे, विषम संख्या। तो चाहे पहले विषम संख्या पढ़ लिया जाए या सम संख्या पढ़ लिया जाए। ठीक है, आइए देखते हैं। विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर, ऑड नंबर। ठीक है, विषम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑड नंबर। अब इसको पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो ऑड नंबर क्या होता है कि जिस संख्या को, जिस संख्या को 2 से, सॉरी इसे थोड़ा देख लेते हैं, गलत हो गया है। देखो क्या होगा कि जो संख्या 2 से पूरी तरह, पूरी तरह विभाजित ना हो, विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं या ऑड नंबर कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सी संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है। जैसे मैं कुछ काउंटिंग्स लिख रहा हूँ फिलहाल 1 से 20 तक। ठीक है, जैसे 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20। ठीक है। अब देखिए इसमें कौन से दो से विभाज्य हो रही है? एक क्या दो से विभाज्य हो रही है क्या? नहीं। तो एक को हमने लिख लिया। दो विभाज्य हो रहे हैं, दो के पहाड़े में तो आता है, इसको छोड़ देते हैं। तीन, तीन दो के पहाड़े में आता है क्या? नहीं, तो इसको भी लिख लेते हैं। चार, चार तो आता है ना। पांच, पांच आता है क्या? नहीं, इसको भी लिख लेते हैं। छह, छह तो आता है। सात, सात नहीं आता है। आठ, आठ आता है। नौ नहीं आता, नौ लिख लेंगे। दस आता है, दस नहीं लिखेंगे। ग्यारह आता है, ग्यारह लिख लेंगे। सॉरी, 11 दो के पहाड़े में नहीं आता, ठीक है, इसलिए लिख लिए हैं। 12 आता है, इसलिए नहीं लिखेंगे। 13 नहीं आता, इसलिए लिख लेंगे। 14 आता है तो हम यहाँ पे 14 नहीं लिखेंगे। 15 नहीं आता तो 15 लिख लेंगे। फिर 16 आता है तो उसको नहीं लिखेंगे। 17 नहीं आता उसको लिख लेंगे। 18 आता है, 18 को नहीं लिखेंगे। 19 नहीं आता तो 19 लिख लेंगे। 20 आता है तो 20 को भी नहीं लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए ये हमारी एक क्या विषम संख्या तैयार हो गई। ठीक है, विषम संख्या क्या हुई? तैयार हो गई कि जो दो से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। अब या तो कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या में एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक। ठीक है, मतलब पहले वाली संख्या को छोड़ो, वो सॉरी, पहली वाली संख्या को लो, दूसरी वाली संख्या को मत लो, फिर तीसरी वाली को लो, चौथी वाली को मत लो, पांचवी वाली को लो, फिर छठी वाली को मत लो। ठीक है, तो ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाएंगी? विषम संख्या कहलाएगी, ऑड नंबर कहलाएगी। ठीक है, ऑड नंबर समझ में आया? जैसे कौन कौन से हो गए? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। और इसके आगे चलेंगे तो 21, 21 हो गया, 23 हो गया। ठीक है, क्या हो गया? 21 हो गया, 23 हो गया। तो हम यहाँ से इनफाइनाइट लिख लेते हैं क्योंकि ये संख्या कहां तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। ठीक है, तो आप विषम संख्या समझ में आया? विषम संख्या क्या है? विषम संख्या क्या है कि जो संख्या दो से पूरी तरह विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा आप कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, मतलब एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक। अब आते हैं सम संख्या की तरफ। सम संख्या, अब देखिए सम संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर। ठीक है, अब देखिए सम संख्या क्या होती है कि वह संख्या जो वह संख्या जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं या इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या था विषम संख्या? अभी तक क्या था कि जो दो से पूरी तरह विभाजित ना हो उसे विषम कहते हैं, लेकिन जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे सम कहेंगे। ठीक है, तो यही नंबर से हम सीखते हैं। अब देखिए जैसे अब इस जो संख्या दी गई थी इसमें से एक निकल गया, तीन निकल गया, पांच निकल गया, सात निकल गया, नौ निकल गया, 11 निकल गया, तो बची हमारे पास क्या? दो बचा, चार बचा, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ये सारी हमारी संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? सम संख्या। अब देखिए लिखा क्या गया? दो से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो चेक करते हैं हम कैसे। अब जैसे मैं यहाँ से कोई नंबर ले लूं, जैसे 12 ले लिया, 12 ले लिया, तो 12 में अगर मैं 2 का भाग दे रहा हूँ तो 2 छंग 12 हो जाएगा। मतलब ये पूरी तरह से कट गया, इसमें शेषफल 0 नहीं आया, इसलिए 12 क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। ठीक है, सम संख्या मतलब क्या होता है कि कोई भी वस्तु को
हम दो लोगों में बराबर बराबर भागों में बांट सके, ये चीज ध्यान रखिएगा। विषम संख्या अगर होगी तो हम दो लोगों में आपस मतलब दो लोगों में बराबर बराबर नहीं बांट सकते हैं, लेकिन अगर सम संख्या होगी तो उसे दो लोगों में बराबर बराबर बांट सकते हैं। ठीक है, तो सम संख्या अगर चीज हमारे कोई वस्तु है, जैसे मेरे पास दो पेन है, मुझे दो लोगों को देना तो मैं एक एक दे दूंगा। अगर मेरे पास एक पेन है तो नहीं दे पाऊंगा, तीन पेन है तो नहीं दे पाऊंगा, बराबर बराबर भागों में। ठीक है, तो विषम संख्या सम संख्या समझ में आया। ठीक है, अब क्या आता है, भाज्य संख्या। क्या आता है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, अब वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाज्य संख्या क्या होती है हम पढ़ रहे हैं। भाज्य संख्या क्या पढ़ेंगे, भाज्य संख्या। अब देखिए भाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं हम कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। अब देखिए भाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, भाज्य संख्या उसे कहते हैं कि जिसका गुणनखंड दो या दो से अधिक हो जाए, दो या दो से अधिक, मतलब कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो कई सारी संख्याओं से विभाजित हो जाए। ठीक है, जैसे भाज्य संख्या क्या होती है कि वह संख्या जो एक और अन्य संख्याओं से अन्य संख्याओं से अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए, अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए, या तो कह सकता हूं अन्य संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ नंबर्स ले लेते हैं हम, जैसे 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ठीक है, तो देखिए क्या है, जो भाज्य संख्या है इसमें सम संख्या भी आ सकती है, विषम संख्या भी आ सकती है। ठीक है, लेकिन जो सभाज्य संख्या का रूल है वो क्या कह रहा है कि एक और अन्य संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए, मतलब हम किसी भी संख्या से विभाजित होना चाहिए तो वो क्या होनी चाहिए, हमारी संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। अब जैसे मैं दो को विभाजित करूंगा, दो से विभाजित हो जाएगा। चार को विभाजित करूंगा, दो से तो विभाजित हो जाएगा। तीन, छह को अगर विभाजित करूंगा तो दो और तीन दोनों से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि इसका फैक्टर क्या बन रहा है, दो इंटू थ्री, वो दो गुणे तीन। ठीक है, जैसे नौ का अगर किया जाए तो क्या बनेगा, तीन गुणे तीन, मतलब तीन से विभाजित हो जाएगा। दो का किया जाए तो क्या होगा, दो गुणे तीन गुणे दो, ये भी हो सकता है, दो गुणे सॉरी। अब देखिए जैसे क्या हो सकता है कि चार गुणे तीन। ठीक है, अब एक क्या हो सकता है, छह गुणे दो, एक क्या हो सकता है, 12। ठीक है, अब देखिए इसमें किससे किससे कट सकता है, दो से भी कट सकता है, विभाजित हो सकता है, तीन से विभाजित हो सकता है, चार से विभाजित हो सकता है, छह से विभाजित हो सकता है, 12 से भी विभाजित हो सकता है। मतलब कोई भी संख्या अपने आप से या स्वयं से तो विभाजित होती है। ठीक है, लेकिन अदर संख्या से अगर विभाजित हो जाए, ये दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए तो क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। ये चीज ध्यान में रखिएगा। जैसे 15 की बात करें तो 15 किससे किससे विभाजित हो जाएगा, तीन से भी विभाजित हो जाएगा और पांच से भी विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 15 से तो होगा ही। जैसे अब 18 की बात करें तो दो से भी हो सकता है, तीन से भी हो जाएगा।
ठीक है, 4 से तो नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से हो सकता है, हो जाएगा, ठीक है, 9 से हो जाएगा, फिर किससे हो जाएगा, 18 से हो जाएगा, ठीक है। ये चीज, ये हमारे क्या है, इस सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगी, इसलिए क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। तो भाज्य संख्या समझ में आया क्या हुआ, वह संख्या जो एक और अन्य संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, आप भूलिएगा नहीं। और भाज्य संख्या में सम संख्या भी हो सकती है और विषम संख्या भी हो सकती है, ठीक है। अब आते हैं अभाज्य संख्या, अब क्या किसमें आते हैं, अभाज्य संख्या पे, ठीक है। आइए थोड़ी सी इरेज कर दें। अब किस पर आते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ठीक है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। अब देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, तो इसको देखेंगे, ठीक है, कि वह संख्या जो एक एक तथा स्वयं से विभाजित हो, एक तथा स्वयं से विभाजित, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, देख लेते हैं। वह संख्या जो केवल एक तथा स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं वह संख्या कौन सी है जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है, ठीक है। अब देखिए जैसे हो गया आपका 3, ये 3 से भी क्या होगा, एक या तो स्वयं से विभाजित होगा। आप 4 ले रहे हैं, मतलब 4 ले रहे हैं, तो 4 तो 2 से भी विभाजित हो जाएगा, मतलब 4 हमारा क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। जैसे 5 हो गया, फिर क्या हो गया, 7 हो गया, 9 भी नहीं होगा क्योंकि 9 3 से कट जाता है, 11 हो गया, फिर क्या हो गया, 13 हो गया, फिर 15 भी नहीं लेंगे, 15 से क्या होता है, 3 से, ये 5 से कट जाता है, 16 भी 2 से कट जाता है, मतलब कह सकता हूँ कि इवन नंबर तो होगा भी नहीं, सम संख्या तो होने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि सम संख्या क्या होती है, 2 से विभाजित हो जाती है, तो सम संख्या नहीं लेना है, हमें विषम संख्या ही लेंगे, लेकिन वह विषम संख्या लेंगे कि जो किसी अन्य संख्या से नहीं विभाजित हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे ही सिर्फ लेंगे। जैसे अब वो क्या हो गया, 17 हो गया, फिर 19 हो गया, 21 भी नहीं लेंगे, 23 हो गया, ठीक है, 25 भी नहीं लेंगे, 27 भी नहीं लेंगे, 29 ले लिए, ठीक है, 31 हो गया आपका, 33 भी नहीं लेंगे, 30 विभाजित हो जाएगा, ठीक है, 35 हो गया, ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 37 हो गया, 37 भी क्या है, नहीं विभाजित, मतलब ये सारी संख्या हमारी क्या कहलाएंगे, अभाज्य संख्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्या कहलाएंगे, ठीक है। अब देखिए अभाज्य संख्या क्या थी, कि वह संख्या जो केवल एक तथा स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने दे दिया क्या, 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37, ये सारी संख्याएं या तो एक से विभाजित होगी या फिर स्वयं से होगी, अन्य संख्या से नहीं होने वाली है, ठीक है।
तो ऐसे संख्याओं को हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। और जो संख्या एक या और अन्य संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्या कहलाएंगी। तो भाज्य और अभाज्य समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ठीक है, तो भाज्य अभाज्य हो गया। अब क्या पढ़ेंगे हम, सअभाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे, सअभाज्य संख्या, जो कि अभाज्य संख्या के पार्ट हैं। अभाज्य संख्या के पार्ट कौन कौन से हैं, देख लेते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या का पार्ट कौन कौन से हम पढ़ रहे हैं, एक सअभाज्य, एक क्या पढ़ेंगे सअभाज्य संख्या, एक पढ़ेंगे द्विभाज्य संख्या, द्विभाज्य संख्या। ठीक है, तो अब हम पढ़ते पहले क्या है, सअभाज्य संख्या। तो सअभाज्य संख्या होता क्या है, सअभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। ठीक है, अब देखिए सअभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, तो लिखेंगे ऐसी दो दो या दो से अधिक संख्याएं, ऐसी दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, और ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ऐसी संख्याएं, ऐसी दो या दो से अधिक संख्याएं, ऐसी दो या दो से अधिक संख्याएं, अधिक संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, केवल क्या हो, एक हो तो ऐसे संख्याओं को, तो ऐसी संख्याओं को ऐसी संख्याओं को सअभाज्य संख्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ नंबर ले लेते हैं, जैसे यहाँ मैंने ले लिया 6 और 5। ठीक है, अब देखिए इससे हम गुणनखंड करते हैं, तो ये 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 1। मतलब अब देखिए ये तो इसमें हम 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा 1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब देखो 1 2 3, अब इसमें क्या है 5 1, तो मिल क्या रहा है, 1 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 1। अब जब 1 मिल रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि 6 कामा 5 एक क्या है, सअभाज्य संख्या है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 12 और 13। देखो 12 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 12 गुणनखंड क्या होता है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्योंकि 13 का क्या होगा, 1 गुणे 13, तो दोनों में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो जब एक केवल एक हो गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल क्या हो, एक हो, तब वो संख्या क्या कहलाएगी, सअभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक आया था, थोड़ा सा वर्ड आया है,
थोड़ा सा क्या वर्ड आया है, उभयनिष्ठ। क्या आया है, उभयनिष्ठ। ठीक है, तो उभयनिष्ठ क्या होता है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि जो दो या दो से अधिक संख्याओं में सेम, मतलब वही संख्या हो, क्या हो, वही संख्या हो। मतलब जरूरी नहीं कि संख्याओं में ही उभयनिष्ठ होता है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि जैसे कई सारी चीजें हैं तो उसमें दो या तीन वस्तुएं एक ही तरह हो, बिल्कुल सेम हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन। क्या कहते हैं, कॉमन। अब कॉमन तो कुछ लोग इंग्लिश में जानते हैं लेकिन उसका हिंदी नहीं जानते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, कॉमन कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ। ठीक है, तो कॉमन का भी मतलब वही होता है और उभयनिष्ठ का भी मतलब क्या होता है, वही होता है। कि उभयनिष्ठ मतलब कि जो दो संख्याओं में सेम चीजें मिले उसे हम क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ कहेंगे। तो ये समझ में आ गया कि सभाज्य संख्या क्या होती है। सभाज्य संख्या क्या होती है कि जिस ऐसी दो या दो से अधिक संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, सभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे कह दिया जाए 22 और 23। ठीक है, 22 और 23। अब देखिए यहाँ पे, तो ये 23 का भी फैक्टर कितना होगा, 2 इंटू 11, और 1 भी ऐड कर ले, 1 सभी में रहता है। ठीक है, 23 क्या होगा, 1 इंटू 23। तो आप देखो दोनों में क्या मिल रहा है, एक। तो मतलब जब दोनों में केवल एक मिलता है तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, सभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो सभाज्य संख्या क्लियर हुआ। अब कहीं पर भी आएगा तो आप पहचान जाओगे कि सभाज्य है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्या आता है, ट्विन प्राइम नंबर। क्या आता है, द्विअभाज्य संख्या। क्या आता है, द्विअभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, अब देखिए कभी कभी क्या लिखा रहता है, ट्विन प्राइम नंबर को हम कहते हैं जुड़वा भाज्य संख्या। क्या कहते हैं, जुड़वा भाज्य संख्या। ठीक है, तो ट्विन प्राइम नंबर को हम द्विअभाज्य संख्या भी कहते हैं, जुड़वा भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, ट्विन का मतलब जब किसी चीज का जोड़ा होता है। ठीक है, जैसे देखिए इसका क्या लिखेंगे हम, ऐसी दो या दो से अधिक संख्याओं का समूह, ऐसी दो या सॉरी ऐसी दो संख्याओं का समूह, ऐसी दो संख्याओं का समूह, संख्याओं का समूह जो केवल अभाज्य संख्या हो, केवल अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या है, ऐसी दो संख्याओं का समूह जो केवल अभाज्य संख्या हो उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। कि जैसे ले लिया जाए, अभाज्य संख्या तो मुझे पता है, आप लोगों को भी पता है, मैंने पढ़ाया है कि जैसे क्या हो गया, 3, 5, ये दोनों क्या है, अभाज्य। दोनों क्या है, अभाज्य है। ठीक है, तो अब देखिए 3 भी अभाज्य और 5 भी अभाज्य है, तो ये दोनों क्या हो गई, कि जुड़वा अभाज्य संख्या हो गई। जैसे ले लिया जाए 7, 13, ये भी क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या हो गई। ठीक है, अब जैसे ले लिया जाए 7, 11। ठीक है, अब जैसे ले लिया जाए 11, 13। ठीक है, अब जैसे ले लिया जाए
अब 13, ठीक है, क्या है, जुड़वा भाज्य संख्या है। अब जुड़वा को ये कह सकते हैं कि लगातार जो असंख्या है, ठीक है, उसे हम जुड़वा भाज्य संख्या कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे आया, ठीक है, 7 के बाद 11 आता है अब अभाज्य संख्या में, और 11 के बाद 13 भाज्य संख्या आता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो सकते हैं, कि जुड़वा भाज्य संख्या है, ठीक है। ये क्या है, जुड़वा भाज्य संख्या है, ठीक है। और देखते हैं और कौन सा टॉपिक बचा है आपका, ठीक है। तो और कौन सा टॉपिक बचा, अब देखिए इसमें पढ़ चुके हैं कि वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या के पार्ट पढ़ चुके हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या होती है, धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, शून्य संख्या क्या होती है। अब प्राकृत संख्या के भाग विषम संख्या भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, सम संख्या भी पढ़ चुके हैं, भाज्य संख्या भी पढ़ चुके हैं, अभाज्य पढ़ चुके हैं, और सभाज्य पढ़ चुके हैं, युग्म अभाज्य पढ़ चुके हैं। जैसे हमने क्या पढ़ाया है कि जुड़वा अभाज्य संख्या, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। अब किस पर आते हैं, फ्रैक्शन, किस पर आते हैं, फ्रैक्शन, ठीक है।